10 अक्टूबर की रात को नाटो की सबसे पूर्वी और सबसे असुरक्षित सीमा पर सायरन बजने लगे, जिससे यूरोप की नींद में खलल पड़ने लगा क्योंकि पास ही एक असामान्य रूप से बड़ी रूसी सैन्य उपस्थिति बन रही थी। उस दिन रूसी सैनिकों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सार्थ से बूट पर मोर्चा संभाल लिया, जो एस्टोनियाई सीमा पर एक भौगोलिक विसंगति है और नाटो के सबसे संवेदनशील बिंदुओं में से एक है। यह क्रेमलिन की एक विशिष्ट चाल थी, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर टेलिन से आए एक ठंडे और दृढ़ आदेश के कारण एस्टोनियाई सीमा रक्षकों ने सार्थ से क्रॉसिंग को सील कर दिया। दरअसल सिर्फ 900 मीटर लंबा डामर ही नहीं, बल्कि व्लादिमीर पुतिन द्वारा पिछले 2 महीनों से खेले जा रहे खतरनाक दांव से बचने के सभी रास्ते भी सील किए जा रहे थे। यह अजीब और गरीब और लगभग असुरक्षित सीमा रेखा, जहां रूसी जमीन एस्टोनिया में खंजर की तरह उभरी हुई है, 10 अक्टूबर की रात अचानक वैश्विक विवाद का केंद्र बन गई। एस्टोनियाई पुलिस और सीमा रक्षक बोर्ड के संचालन निदेशक कुंटे पोडोल्स्की ने कहा कि पोडोल्स्की के बयान ने स्थिति को उजागर कर दिया है। यह ठंडे दिमाग से किया गया बयान दरअसल कूटनीतिक भाषा के पीछे छिपी एक चेतावनी थी। जैसा कि उपग्रह चित्रों और खुले स्रोत वाले खुफिया विश्लेषकों ने पुष्टि की है, रूस की 76वीं एयर असॉल्ट डिवीजन की टुकड़ियां पस्कोव में अपने स्थायी ठिकानों को छोड़कर इस बेहद संवेदनशील जगह पर जमा होने लगी थीं। रूसी टैंक, बख्तरबंद कार्मिक वाहक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां नाटो क्षेत्र से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही मोर्चा संभाल रही थीं। इस ऑपरेशन की पूर्णता संयोग से कहीं बढ़कर थी। यह बेदाग खुफिया जानकारी का प्रमाण था। जिस क्षण से रूसी सैन्य टुकड़ियों ने पस्कोव में अपने बैरकों में अपने इंजन चालू किए, एस्टोनिया और उसके सहयोगियों की नज़रें उन पर थीं। नाटो के आकाश में मौजूद जासूसी विमान जैसे कि RC-135 रिवेट जॉइंट सिग्नल इंटेलिजेंस के जरिए रूसी कमांड संचार पर नजर रख रहे थे, जबकि जमीन पर भूकंपीय सेंसर और सीमा पर तैनात गुप्त गश्ती दल इस असामान्य गतिविधि की सूचना टेलिन स्थित संकट केंद्र को घंटों पहले दे रहे थे। और एस्टोनिया ने युद्ध समाप्त होने तक सेंट पीटर्सबर्ग से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर नार्वा सीमा पार को पहले ही बंद कर दिया था। रूस की पश्चिमी सीमा को समझने के लिए नक्शे पर दिखाई गई रेखाओं से आगे देखना होगा और स्टील, कंक्रीट और व्यामोह से बनी एक मानसिकता को देखना होगा। नार्वा सीमा पार और सार्थ से मार्ग, इस मानसिकता की 2 सबसे ठोस अभिव्यक्तियां नाटो के खिलाफ मास्को के 2 अलग-अलग हथियार थे। एक स्पष्ट खतरा, दूसरा एक छिपा हुआ खंजर। हालांकि इन द्वारों के बंद होने की संभावना न केवल इन हथियारों को अप्रभावी बना देती है, बल्कि बाल्टिक में रूस की सबसे बड़ी संपत्ति कलिनिनग्राद को मास्को के गले की हड्डी में बदल देती है। एक रणनीतिक मौत का जाल। तो ये सिर्फ सीमा नियंत्रण का मामला नहीं था, ये एक साम्राज्य के डूबने का परिदृश्य था। अब तक नार्वा क्रेमलिन के लिए एक बहुस्तरीय हथियार रहा है। आर्थिक दृष्टि से यह सेंट पीटर्सबर्ग को यूरोप से जोड़ने वाली एक जीवन रेखा थी, जिसके माध्यम से अरबों डॉलर का व्यापार होता था। सैन्य दृष्टि से यह एक आक्रमण गलियारा था, जिसके माध्यम से रूसी बख्तरबंद इकाइयां किसी संभावित संघर्ष में एस्टोनिया पर तेजी से आक्रमण कर सकती थीं और उत्तर में नाटो सेनाओं को घेर सकती थीं। इस योजना का अंतिम लक्ष्य दक्षिण में बेलारूस के रास्ते सुवाल्की गलियारे को तोड़कर अलग थलग पड़े कलिनिनग्राद के लिए एक जीवन रेखा खोलना था, जबकि नाटो का ध्यान उत्तर में केंद्रित था। लेकिन जैसे ही यह दरवाज़ा बंद होता है, पूरा समीकरण ध्वस्त हो जाता है। अगर नार्वा का बंद होना एक बड़ा और शोरगुल वाला रणनीतिक झटका था, तो कंक्रीट के ब्लॉकों से सार्थ से की दीवार की छत रूस के हाइब्रिड युद्ध सिद्धांत के केंद्र में एक खामोश और घातक खंजर है। यह असामान्य भौगोलिक विशेषता क्रेमलिन द्वारा नाटो क्षेत्र में घुसपैठ करने, अस्थिरता पैदा करने और एक बड़े ऑपरेशन की जमीन तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक गुप्त पिछला दरवाज़ा था। स्पेत्सनाज़ टीमों, GRU के तोड़फोड़ करने वालों और छोटे हरे आदमियों के लिए यह जंगली इलाका नाटो के तंत्रिका तंत्र को अंदर से कमज़ोर करने के लिए एक आदर्श घुसपैठ मार्ग था। जैसे ही यह दरवाज़ा बंद होता है, रूस का असम्मित लाभ पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। गुप्त घुसपैठ, कम तीव्रता वाले उकसावे या अचानक तोड़-फोड़ के हमले असंभव हो जाते हैं। तो फिर एस्टोनियाई सरकार ने अचानक सुबह 3 बजे इस सीमा को बंद करने का फैसला क्यों किया? ये 60 दिनों से चल रहे उस युद्ध का अंतिम कदम था, जो अगस्त में बेलारूस के हाइब्रिड हमले से शुरू हुआ था, जिसमें पोलैंड की सीमा पर हजारों निर्दोष लोग मारे गए थे और बाल्टिक सागर के आसमान में रूसी विमानों के चक्कर लगाने तक। हालांकि इस बार क्रेमलिन का अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हुआ। उसे 2014 के डरपोक यूरोप का सामना नहीं करना पड़ा था।
पोलैंड और एस्टोनिया रूस की सभी ज़मीनी रसद व्यवस्थाओं को ठप करने के लिए आपस में तालमेल बिठा रहे थे। पूरी बिसात पर नज़र डालने पर यह साफ था कि सार्त्से में यह कदम महीनों यहाँ तक कि सालों से चल रही गला घोंटने और उल्लंघन की एक व्यवस्थित रणनीति की आखिरी और सबसे दुस्साहसिक कड़ी थी। 10 अक्टूबर को सार्त्से में जो जाल बिछा वह दरअसल एक भू राजनीतिक संकट का पिछले 2 महीनों से चल रहे एक ताकतवर युद्ध का अपरिहार्य परिणाम था। हालांकि यह घटना तो बस हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा थी। इस घातक शतरंज के खेल में हर चाल पिछली चाल के जवाब में रची गई थी, जो रूस को कदम दर कदम जाल में फंसाती जा रही थी। इसकी शुरुआत 2025 की गर्मियों में हुई, जब रूस के सबसे वफादार सहयोगी बेलारूस ने मध्य पूर्व और अफ्रीका से आए हजारों निर्दोष प्रवासियों को पोलैंड और लिथुआनिया की सीमाओं पर बेरहमी से फेंक दिया। यह गेरासिमोव की रणनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, जिसमें गैर सैन्य साधनों के माध्यम से सैन्य और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता था। इसके 3 उद्देश्य थे। पहला, पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा सुरक्षा को पंगु बनाना और उनके घरेलू जनमत में अराजकता पैदा करना। दूसरा, यूरोपीय संघ के भीतर दरार पैदा करना और उसे यूक्रेन से अपना ध्यान और संसाधन हटाकर इस कृत्रिम संकट पर लगाने के लिए मजबूर करना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, नाटो के संकल्प और प्रतिक्रिया समय की परीक्षा लेना। क्रेमलिन ने अनुमान लगाया था कि ब्रुसेल्स और वार्सो इस मानवीय नाटक का जवाब कैसे दें यह समझ नहीं पाएंगे, लंबी चर्चाएं करेंगे और अंततः किसी न किसी समझौते की कोशिश करेंगे। यह नाटो के पूर्वी हिस्से को नरम करने की दिशा में पहला कदम था। नाटो ने इस धोखे को तुरंत भांप लिया। हफ्तों की कूटनीतिक बातचीत के बजाय पोलैंड ने ऐतिहासिक संकल्प के साथ जवाब दिया। उसने बेलारूस के साथ सबसे महत्वपूर्ण रेल और सड़क सीमा पार करने वाले सभी व्यापारिक गतिविधियों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक झटका था। उस दिन रूस और सबसे महत्वपूर्ण बात, नए रेशम मार्ग के जरिए यूरोप तक माल पहुंचाने के लिए चीन का मुख्य रसद मार्ग एक ही झटके में कट गया। रूस का पश्चिम की ओर सबसे महत्वपूर्ण भूमि पुल नष्ट कर दिया गया था। इस कदम ने क्रेमलिन को पहला स्पष्ट संदेश दिया, आपके हाइब्रिड हमले अब कहीं ज्यादा भारी आर्थिक कीमत पर होंगे। जब रूस ने पोलैंड के इस कदम को एक धोखा बताकर खारिज कर दिया और पीछे हटने से इनकार कर दिया, तो शतरंज की बिसात के उत्तरी हिस्से से एक और ज्यादा दर्दनाक झटका लगा। मॉस्को टाइम्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट किए गए एक फैसले में एस्टोनियाई सरकार ने घोषणा की कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को यूरोप और अप्रत्यक्ष रूप से कैलिनिनग्राद से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण पारगमन बिंदु नारवा सीमा पार यूक्रेन में युद्ध समाप्त होने तक सभी वाहनों के लिए बंद रहेगा। पोलैंड के दक्षिण से आए झटके और एस्टोनिया के उत्तर से आए हथौड़े के प्रहार ने रूस के यूरोप के साथ पूरे जमीनी संबंध को टूटने के कगार पर ला दिया। रसद की दृष्टि से दम तोड़ते, अपनी योजनाओं के एक एक करके ध्वस्त होते और शतरंज की बिसात पर घिरते रूस ने वही रास्ता अपनाया जो उसे सबसे बेहतर आता है, क्रूर बल और हताशाजनक उत्पीड़न। हालांकि इस श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया का सबसे विनाशकारी और दर्दनाक परिणाम सीधे बाल्टिक में रूस के गढ़ कलिनिनग्राद पर पड़ा। खंजर यूरोप के दिल में धंस गया। नारवा सीमा पार सेंट पीटर्सबर्ग से यूरोप तक रूस का मुख्य प्रवेश द्वार जो महीनों से बंद था। इस सीमा पार के बंद होने से रूस के कलिनिनग्राद गढ़ को जोड़ने वाली रसद संबंधी धमनियों में से एक कट गई, जिससे वह रणनीतिक रूप से अलग थलग पड़ गया। यह रणनीतिक क्षेत्र, जिसे वर्षों से नाटो के लिए खतरा माना जाता रहा था, अचानक रूस की सबसे बड़ी कमजोरी, उसका सबसे कमजोर बिंदु बन गया। इसके ज़मीनी आपूर्ति मार्ग पूरी तरह से कट जाने के कारण कैलिनिनग्राद एक ऐसे द्वीप में सिमट गया जहां केवल समुद्र और हवाई मार्ग से ही आपूर्ति की जा सकती थी। यह देखते हुए कि स्वीडन और फिनलैंड की भागीदारी से बाल्टिक सागर वास्तव में नाटो की एक झील बन गया है, वहां समुद्री मार्ग से आपूर्ति करने का जोखिम स्वाभाविक है। एस्टोनिया का यह साहसिक कदम कैलिनिनग्राद की सैन्य घेराबंदी की श्रृंखला की अंतिम कड़ी था। पुतिन ने कैलिनिनग्राद को, जिसे वह नाटो की सेना को तोड़ने के लिए एक लीवर के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे, अपने ही हाथों एक जाल में फंसा दिया था। वह किला अब एक जेल बन गया था। इस बिंदु पर शतरंज की बिसात के सभी मोहरे अपनी जगह पर आ जाते हैं, जिससे पता चलता है कि एस्टोनिया की चाल कोई साधारण बचाव नहीं, बल्कि एक अचूक रणनीतिक शह और मात है। इस दृढ़ रुख के साथ एस्टोनिया ने दुनिया को साबित कर दिया है कि हाल के वर्षों में रूस का संपूर्ण हाइब्रिड युद्ध सिद्धांत और सैन्य शक्ति एक बड़ा धोखा और एक दुष्प्रचार का बुलबुला मात्र है। यूरोप के ठीक मध्य में स्थित यह एक पूर्ण सैन्यीकृत क्षेत्र है,
जो परमाणु सक्षम इस्कंदर मिसाइलों, एस-400 वायु रक्षा प्रणालियों और पूरे रूसी बाल्टिक बेड़े से सुसज्जित है। नाटो के खिलाफ पुतिन का यह सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। बिना एक भी गोली चलाए पोलैंड और लिथुआनिया ने यूरोपीय संघ के एक ही कानून का इस्तेमाल करके पुतिन के अभेद्य किले को रातों रात खुली जेल में बदल दिया। अक्टूबर 2025 में पोलैंड और लिथुआनिया ने लगातार हाइब्रिड खतरों और रूस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के लगातार उल्लंघन का हवाला देते हुए यूरोपीय संघ के कामकाज पर संधि के संबंधित अनुच्छेदों का इस्तेमाल किया। यह तकनीकी और नौकरशाही से भरा कदम वास्तव में परमाणु शक्ति संपन्न रूस के विरुद्ध अब तक के सबसे साहसिक कदमों में से एक था। इस निर्णय के साथ यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के अधीन पोलैंड और लिथुआनिया के क्षेत्र से होकर रूस से कलिनिनग्राद या कलिनिनग्राद से रूस तक सभी सड़क और रेल यातायात हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस कार्रवाई की प्रतिभा और रूस के लिए इससे उत्पन्न हुई लाचारी को समझने के लिए पहले कलिनिनग्राद की नाजुक जीवन रेखाओं की विस्तार से जांच करना आवश्यक है और फिर यह समझना होगा कि ये जीवन रेखाएं कैसे टूट गईं। सामान्य परिस्थितियों में कैलिनिनग्राद का आर्थिक और सामाजिक जीवन दो मुख्य भूमि गलियारों से होकर गुजरता था। लिथुआनियाई गलियारा सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखा था। प्स्कोव और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे रूसी केंद्रों से मालगाड़ियां बेलारूस होते हुए लिथुआनियाई क्षेत्र में प्रवेश करती थीं और विल्नियस के दक्षिण से होते हुए कैलिनिनग्राद पहुंचती थीं। सैन्य उपकरण, भारी औद्योगिक उत्पाद, कोयला और अनाज जैसे लगभग सभी भारी माल का परिवहन इसी रेलवे लाइन के जरिए होता था। पोलिश गलियारे में बेलारूस के रास्ते पोलैंड में प्रवेश करने वाले ट्रक वारसॉ के उत्तर पूर्व से गुजरते थे और कलिनिनग्राद पहुंचने के लिए रणनीतिक सोवाल्की गैप को पार करते थे। खाद्यान्न, उपभोक्ता वस्तुएं और हल्के वाणिज्यिक उत्पाद आमतौर पर इसी मार्ग का उपयोग करते थे। ये दोनों गलियारे कैलिनिनग्राद को रूस से जोड़ने वाली धमनियां थीं। इन धमनियों के बिना कैलिनिनग्राद की 10 लाख की नागरिक आबादी को भोजन उपलब्ध कराना, हजारों सैनिकों की अपनी छावनी को फिर से आपूर्ति करना और बाल्टिक बेड़े को चालू रखना असंभव होता। समुद्र और हवाई मार्ग से पुनः आपूर्ति करना बेहद महंगा था और संकट की स्थिति में सैन्य दृष्टि से कहीं अधिक असुरक्षित तरीका था। काला सागर में रूसी जहाज़ों के खिलाफ नौसेना के ड्रोनों का इस्तेमाल करके यूक्रेन की सफलताओं ने पहले ही साबित कर दिया था कि समुद्र से पुनः आपूर्ति करना कितना जोखिम भरा था। इसलिए कलिनिनग्राद अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से पोलैंड और लिथुआनिया, जो नाटो और यूरोपीय संघ दोनों के सदस्य हैं, के क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले इन पारगमन मार्गों पर निर्भर था। हालांकि पोलैंड और लिथुआनिया ने इस भौगोलिक निर्भरता को एक रणनीतिक हथियार में बदल दिया। उन्होंने जो किया वह कोई नई नाकाबंदी घोषित करना नहीं था। उन्होंने जो किया वह यूक्रेन में युद्ध के कारण यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना था, साथ ही उनके क्षेत्रों से गुजरने वाले पारगमन माल पर भी। तो प्रतिबंधित वस्तुओं की इस सूची में क्या शामिल था और कैलिनिनग्राद के लिए इसका क्या मतलब था? इसका क्या मतलब है? कैलिनिनग्राद में सैकड़ों उत्पादों का ज़मीनी प्रवेश अब प्रतिबंधित है, जिनमें सीमेंट, धातु, कोयला, उच्च तकनीक वाले उत्पाद, मशीन के पुर्जे और यहाँ तक कि विलासिता की उपभोक्ता वस्तुएं भी शामिल हैं। यह सूची इतनी व्यापक है कि यह कैलिनिनग्राद की सैन्य और नागरिक अर्थव्यवस्था को चलाने वाली लगभग हर चीज़ के आवागमन को प्रभावी रूप से रोक देती है, सिवाय भोजन और दवा जैसी बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के। इस नाकाबंदी का सबसे चतुर पहलू यह है कि इसे कैसे लागू किया जाता है। सीमा पर रूसी काफिलों को रोकने वाले कोई टैंक या सैनिक नहीं हैं। वहाँ सिर्फ पोलिश और लिथुआनियाई सीमा शुल्क अधिकारी हैं, जो यूरोपीय संघ के नियमों को दर्शाने वाली गोलियों के साथ शांति और पेशेवर तरीके से अपना काम कर रहे हैं। प्रक्रिया बेहद सरल है। रूस से ट्रेन या ट्रक का काफिला सीमा पर पहुंचता है। सीमा शुल्क अधिकारी कार्गो सूची लेते हैं और सूची में शामिल प्रत्येक वस्तु की तुलना यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंधित हजारों वस्तुओं से करते हैं। अगर एक भी वैगन या कंटेनर में कोई प्रतिबंधित उत्पाद होता है तो न केवल उस वैगन या ट्रक को बल्कि पूरे काफिले को वापस भेज दिया जाता है। इसमें कोई अपवाद नहीं है। रूस के लिए यह एक भयावह नौकरशाही दुःस्वप्न है। जवाबी कार्रवाई के लिए कोई सैन्य लक्ष्य नहीं है। शिकायत करने लायक कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं है। सिर्फ यूरोपीय अधिकारी ही कह रहे हैं, माफ कीजिए, ये नियम है। इस कानूनी कदम ने पुतिन की सबसे बड़ी सौदेबाजी की ताकत छीन ली है। रूसी प्रचार द्वारा कैलिनिनग्राद को सालों से एक ऐसे बुलबुले के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है जहां पहुंच वर्जित है या फिर क्षेत्रीय प्रभुत्व है। वहां तैनात S-400
और इस्कैंडर मिसाइलों के साथ बाल्टिक सागर के एक बड़े हिस्से और पोलैंड के आधे हिस्से को नाटो के विमानों और जहाज़ों के लिए प्रतिबंधित घोषित करने का दावा किया गया था। हालांकि इस नवीनतम कदम ने इस E2/AD शील्ड को कैलिनिनग्रैड को बाहरी दुनिया से अलग थलग करने वाले पिंजरे में बदल दिया है। ये मिसाइलें अब नाटो को बाहर नहीं रख पाएंगी। वे रूस के बाल्टिक बेड़े और उसकी सैन्य टुकड़ियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। एक रणनीतिक संपत्ति अचानक एक भारी सैन्य बोझ और जाल में बदल गई है। लेकिन इस तनाव की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं इतिहास के डिजिटल युद्ध क्षेत्रों में। 2007 में एस्टोनिया इतिहास के पहले बड़े पैमाने पर साइबर हमले का निशाना बना। रूस द्वारा आयोजित इस हमले ने देश की बैंकिंग प्रणाली, सरकारी कार्यालयों और संचार ढांचे को पूरी तरह से ठप कर दिया। यह डिजिटल पर्ल हार्बर जैसा था। यह आघात एस्टोनिया के डीएनए में समा गया, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचों में से एक बनाने के लिए मजबूर कर दिया। यह ऐतिहासिक घाव एस्टोनिया के वर्तमान संकल्प और तैयारी के स्तर को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी है। नार्वा में लगाया गया सैन्य लॉकडाउन, आसमान में फैला आतंक और अंततः सत्सा में सैन्य जमावड़ा, ये सब संयोग नहीं थे। ये सब एक ही अंधेरे परिदृश्य के अंश थे। भालू द्वारा अपने शिकार को डराने, अलग थलग करने और उसे निगलने से पहले उसे पंगु बनाने के लिए सोचे समझे कदम। लेकिन इस बार भालू को हिरण नहीं बल्कि एक साही मिला जिसका हर पंख जहरीला था। जब यह गतिरोध चल रहा था, पृष्ठभूमि में एक विशाल अभियान चल रहा था। नागरिक यातायात को कुछ ही सेकंड में वैकल्पिक मार्गों पर पुनर्निर्देशित करना कोई साधारण यातायात समायोजन नहीं था। यह एक संभावित संघर्ष क्षेत्र को नागरिक तत्वों से पूरी तरह खाली कराने और एस्टोनियाई सेना और उसके पीछे तैनात हजारों स्वयंसेवकों के लिए एक साफ सुथरी फायरिंग रेंज तैयार करने का अभियान था। जैसे जैसे हर नागरिक वाहन उस क्षेत्र से हटाया जा रहा था, रूसी टैंकों के लिए तैयार की गई कब्रों को अंतिम रूप दिया जा रहा था। एस्टोनिया ने न केवल रूस के लिए अपनी सीमा बंद कर दी थी, बल्कि अपनी पसंद का एक युद्ध क्षेत्र भी तैयार कर लिया था जहां वह अपने नियमों से खेलेगा। एस्टोनिया के अटूट आत्मविश्वास और साहसिक कदम के पीछे एक घातक रक्षा रणनीति छिपी है। यह हेजहॉग रणनीति पिछले एक दशक में बेहद बारीकी से बुनी गई है, जिसमें पश्चिमी तकनीक और सोवियत कब्जे के आघात का मिश्रण है। इस रणनीति का मूल उद्देश्य पारंपरिक युद्ध जीतना नहीं है। इसका उद्देश्य कहीं ज्यादा क्रूर और स्पष्ट है। आक्रमण को आक्रमणकारी सेना के लिए इतना खूनी, महंगा और नारकीय अनुभव बनाना कि वह उस हेजहॉग को निगलने की कोशिश में अपना ही गला फाड़कर दम तोड़ दे। इस रणनीति के लागू होने का मतलब है कि सिर्फ एक सेना ही नहीं बल्कि एक पूरा राष्ट्र युद्ध में उतर गया है। डिफेंस लीग, जिसमें 90,000 से ज्यादा पूरी तरह से सुसज्जित और अत्यधिक प्रेरित स्वयंसेवक, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, स्थानीय शिकार क्लब और यहाँ तक कि सेवानिवृत्त सैनिक भी शामिल हैं, सभी एक ही कमान में सेना में एकीकृत हो गए हैं। अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3% से ज्यादा रक्षा पर खर्च करके एस्टोनिया ने एक ऐसा शस्त्रागार तैयार कर लिया है जो अपने आकार से कई गुना बड़ी सेना को भी पराजित कर सकता है। उन्होंने उस पैसे से क्या खरीदा? अमेरिका निर्मित M142 हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, जिन्होंने यूक्रेन में रूसी टैंक बटालियनों को कबाड़खाने में बदल दिया। इजरायली सिंगापुर संयुक्त रूप से निर्मित ब्लू स्पीयर एंटी शिप मिसाइलें, जो बाल्टिक सागर में किसी भी रूसी युद्धपोत को कुछ ही सेकंड में समुद्र की तलहटी में भेज सकती हैं। और पोलैंड निर्मित पायोरन एमैन पैड्स वायु रक्षा प्रणालियां, जो रूसी हमलावर हेलीकॉप्टरों और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जेट विमानों को एक एक करके आसमान से गिरा देंगी। ये हथियार एस्टोनिया के हेजहॉग स्पाइन हैं, जिनमें से प्रत्येक एक उच्च तकनीक वाला घातक मारक है, जिसे रूस की सैन्य शक्ति के एक विशिष्ट तत्व को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब क्रेमलिन के रणनीतिकारों ने इस ऑपरेशन की योजना बनाई तो उनके पास एक पारंपरिक हाइब्रिड युद्ध परिदृश्य था जो पहले कई बार कारगर रहा था। योजना सरल थी, सीमा पर सैन्य तनाव पैदा करें, जातीय रूसियों की सुरक्षा जैसे बहाने बनाकर दुष्प्रचार फैलाएं, नाटो के भीतर इस बात पर बहस छेड़ें कि क्या इस छोटे से देश के लिए युद्ध करना उचित है, पश्चिम की प्रतिक्रिया का आकलन करें और अंततः एस्टोनिया को किसी तरह के समझौते के लिए बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर करें। यह एक ऐसी रणनीति थी जो जॉर्जिया, क्रीमिया और डोनबास के शुरुआती वर्षों में बेदाग काम कर चुकी थी। पुतिन और उनके जनरलों को लगा था कि उन्हें एक ऐसी सरकार मिलेगी जो एक बार फिर डरी हुई है, अनिश्चित है कि क्या करे और अपने पश्चिमी सहयोगियों के फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रही है। हालांकि एस्टोनिया की कठोर सच्चाई ने इन उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। पुतिन की सबसे बड़ी गलती समय की नज़ाकत को समझने में नाकामी थी।
मिसाल के तौर पर पुतिन को लगा कि वे 2014 के कायर और अप्रस्तुत यूक्रेन की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसा देश मिला जिसने पिछले एक दशक में यूक्रेन द्वारा खून खराबे से सीखे गए सभी सबक याद कर लिए थे। एक ऐसा देश जो रूसी चालबाजियों और दुष्प्रचार से पूरी तरह अछूता हो गया था। एस्टोनिया ने देखा था कि कैसे रूस की अजेय सेना का मिथक यूक्रेनी कदमों में फंस गया था। उसे पता चल गया था कि रूसी रसद कितनी नाजुक है, उनकी कमान और नियंत्रण प्रणालियां कितनी बोझिल हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पश्चिमी तकनीक से लैस एक प्रेरित सेना इस विशालकाय को कैसे रोक सकती है। उसे जो मिला वह एक भयभीत सरकार नहीं, बल्कि एक ऐसा किला था जो घंटों पहले ही उसकी चाल को भांप लेता था, तुरंत सैन्य प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पीछे नाटो के अनुच्छेद 5 का मजबूत परमाणु प्रतिरोध था। पुतिन यह सोचकर कि वह शतरंज की बिसात पर एक मोहरे को धमका रहे हैं, यह समझने में नाकाम रहे कि उन्होंने असल में अपने प्रतिद्वंद्वी के सबसे मजबूत किले के सामने अपना राजा खड़ा कर दिया था। यह कोई गलत अनुमान नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक चूक थी। एस्टोनिया द्वारा सार्त्से और नारवा सीमा चौकियों को बंद करने के फैसले ने भौगोलिक रूप से छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत बड़ा प्रभाव डाला। हालांकि यह कदम एक ही कार्रवाई लग रहा था, लेकिन जब इसे इस क्षेत्र में महीनों से चल रही कई घटनाओं के साथ जोड़ा गया तो यह रूस के लिए एक पूर्ण रणनीतिक गला घोंटने वाली कार्रवाई में बदल गया। पोलैंड और लिथुआनिया ने हाइब्रिड खतरों के कारण बेलारूस के साथ अपनी सीमाएं पहले ही बड़े पैमाने पर बंद कर दी थीं, और अब एस्टोनिया ने अपनी उत्तरी सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया है, जिससे रूस के यूरोप के लिए ज़मीनी रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए। क्रेमलिन के रसद और व्यापार गलियारे जो पश्चिम की ओर फैले थे, अचानक एक लोहे के पर्दे से बंद हो गए। इस स्थिति ने न केवल रूस की सेना के लिए बल्कि उसकी नागरिक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक झटका पैदा कर दिया, जिससे वह अपनी ही सीमाओं में फंस गया। सटीक खुफिया जानकारी, अटूट दृढ़ संकल्प और सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी श्रेष्ठता ने दिखा दिया कि यह विशालकाय भालू वास्तव में कितना बोझिल और पूर्वानुमानित है। रूस की बढ़ती धमकियां एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के सामने बेमानी हो गईं जो निडर था। यह न केवल एस्टोनिया के लिए बल्कि सभी छोटे नाटो देशों के लिए एक जीत थी। यह रणनीतिक निष्क्रियता है। पुतिन अब फैसले लेने वाले नहीं हैं, अब वह बेबस होकर अपने प्रतिद्वंद्वी के कदम का इंतजार कर रहे हैं। इसमें नागरिक प्रतिरोध और रणनीतिक निकासी का पहलू भी शामिल है। यहीं पर निकासी योजनाएं सामने आती हैं, जिन्हें अंतिम विवरण तक सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है, और एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में रहने वाले 4 लाख से ज़्यादा नागरिकों की जान बचाने के लिए तैयार किया जाता है। ये योजनाएं कोई घबराहट में भागने की योजना नहीं है, बल्कि युद्ध के मैदान को पेशेवरों के लिए खाली करने का एक अभियान है। सरकार ने देश भर में सभी संभावित आश्रय स्थलों का मानचित्रण और आधुनिकीकरण किया है। निकासी योजना नागरिक आबादी के सबसे असुरक्षित वर्गों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए बनाई गई है। साथ ही सेना और पीछे छूटे हजारों स्वयंसेवी प्रतिरोध सेनानियों को आवाजाही की अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करती है। इससे नागरिक ठिकानों पर रूसी हमले से होने वाली अराजकता कम होगी और अधिक संगठित और प्रभावी प्रतिरोध संभव होगा। पिछले 60 दिनों से चल रहा यह युद्ध, जिसकी परिणति 10 अक्टूबर को सार्त्से में बंद हुए जाल में हुई, ने एक भू राजनीतिक भूकंप पैदा कर दिया, जिसने पूरे यूरोपीय सुरक्षा ढांचे को उसकी नींव तक हिला दिया, और इसका असर सिर्फ एस्टोनियाई सीमा तक ही सीमित नहीं रहा। इस संकट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगें 2 रणनीतिक बिंदुओं पर केंद्रित हैं, जो नाटो और रूस दोनों के लिए एक नई और खतरनाक वास्तविकता का निर्माण कर रही हैं। अंततः सार्त्से में बंद सड़क सिर्फ डामर का एक टुकड़ा नहीं है, यह एक भू राजनीतिक दरार है जो दरक रही है और यूरोप में शांति के युग के अंत का प्रतीक है। हालांकि रूस का सामना किसी भयभीत, डरे हुए और भागने को तैयार राष्ट्र से नहीं है। उसका सामना 13 लाख की संख्या वाले एक हेजहॉग से है, जो दुनिया के सबसे उन्नत हथियारों से लैस है और जिसने अपनी धरती के हर इंच को आक्रमणकारियों के लिए कब्रगाह और हर जंगल को दलदल में बदलने की कसम खा रखी है। तो इस मामले पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।